तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने कमांडर मिनिट्स और अपने एपिटो के बीच की फाइट देखी थी, जिसके अंदर एपिटो जो है वो मिनिट्स को हराने के लिए अपने अल्टीमेट अटैक का यूज करती है। लेकिन एपिटो का ये जो फाइनल अटैक रहता है वो मिनिट्स को पूरी तरीके से मार नहीं पाता है और इसी बात का फायदा उठा के वहाँ पर मिनिट्स जो है वो एपिटो को खत्म कर देता है। तो इस वाली वीडियो को देखने से पहले पुरानी वाली वीडियोस को जरूर से देख लेना, तभी जाके आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ पर कमांडर मिनिट्स और एपिटो के बीच की फाइट खत्म होने के बाद में हमको डंजन के अंदर आगे की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर अपनी कुमारा जो है वो ईस्टर्न एम्पायर के एक एलिट सोल्जर कैंजिस से लड़ रही थी। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फाइट हो रही थी वो एक तरीके से कुमारा के रिवेंज की फाइट थी। लाइक यहाँ पर कुमारा जब कैंजिस को देखती है तो वहाँ पर हमको कुमारा के पास्ट के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि कुमारा जो है वो एक हिडन विलेज के अंदर रहती थी, जो कि ईस्टर्न एम्पायर और क्लेमेन के डोमेन के बीचों बीच आता था। और इस वाले विलेज का नाम था मिस्टिक विलेज, क्योंकि इस वाले विलेज के अंदर ही कुमारा जैसे ही अलग अलग टाइप के मिस्टिक क्रीचर्स जो है वो पीसफुली रहते थे। लेकिन 20 साल पहले ईस्टर्न एम्पायर जो है वो इस वाले विलेज के ऊपर अटैक कर देता है और इस वाले विलेज के अंदर जितने भी सारे मिस्टिक क्रीचर्स रहते थे उन सभी को मार देता है। और उसी के अंदर ही कुमारा की मदर रहती है, जो कि पुरानी वाली 9 टेल की हेड रहती है। कुमारा की मॉम जो रहती है वो काफी ज्यादा पावरफुल और जेंटल क्रीचर रहती है। लाइक यहाँ पर हमको बताया गया है कि कुमारा की जो मदर थी वो एक तरीके से डीमन लॉर्ड जितनी पावरफुल थी, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी कुमारा की जो मॉम है वो पीसफुली रहना पसंद करती थी। लेकिन यहाँ पर एक दिन अचानक से ईस्टर्न एम्पायर जो है वो इस वाले विलेज के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर वो कुमारा की मदर को एक खतरा समझ के वहाँ पर उनको मार देते हैं। और इस वाले अटैक के पीछे पूरा हाथ कैंजिस का रहता है, जो कि काफी ज्यादा रूथलेस रहता है। लाइक ये बंदा ईस्टर्न एम्पायर के अंदर अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए कुमारा के विलेज के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि यहाँ पर उसके हिसाब से कुमारा का जो विलेज था वो एक तरीके से उसके करियर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह था। और इसी वजह से उसने कुमारा के विलेज के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई और साथ ही मिस्टिक विलेज के अंदर जो बाहर से मर्चेंट लोग जाते थे उन लोग को मार दिया, ताकि यहाँ पर वो ईस्टर्न एम्पायर को बता सके कि मिस्टिक विलेज के जो क्रीचर्स है वो लोग यहाँ पर एम्पायर से लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद में ईस्टर्न एम्पायर जो है वो पूरे के पूरे मिस्टिक विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर सारे के सारे मिस्टिक क्रीचर्स को मारने के बाद में वहाँ पर कैंजिस जो है वो कुमारा को बंदी बना लेता है। और आगे चलकर कैंजिस कुमारा को क्लेमेन के हवाले कर देता है, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे कुमारा जो है वो क्लेमेन के 5 फिंगर में से एक थी। और यहाँ पर क्लेमेन के अंडर कैंजिस और ईस्टर्न एम्पायर के लिए कुमारा का गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी हेट्रेड की वजह से यहाँ पर कुमारा जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और यहाँ पर कुमारा के पावर्स को देख के क्लेमेन जो है वो उसको अपने 5 फिंगर्स में से एक बना लेता है। और आगे चलकर जब रिमुरु क्लेमेन को हरा देता है तो उसके बाद में कुमारा जो है वो रिमुरु की टीम को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर रिमुरु की काइंडनेस की वजह से कुमारा जो है वो धीरे धीरे करके हील होना शुरू हो जाती है। और अभी फाइनली ऐसा टाइम आ चुका था जब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। और यहाँ पर 20 साल पहले जिस बंदे ने उसके फैमिली के साथ में ऐसा करा था वो बंदा अभी उसके सामने आके खड़ा हो चुका है। और यही से कुमारा के रिवेंज की जो फाइट है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुमारा उससे बोलती है कि तुम्हारा नाम कैंजिस है ना? ऑफ कोर्स मैं तुमको जानती हूँ, क्योंकि तुम ही हो जिसने मेरे से सब कुछ छीन लिया था। जहाँ पर कुमारा की बातों को सुनकर कैंजिस को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कैंजिस ने जो कुमारा के विलेज के साथ में करा था वो तो बस उसके लिए एक नेसेसरी चीज थी, क्योंकि उसको ईस्टर्न एम्पायर के अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ाना था। और अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए मिस्टिक विलेज की जो लोगों की जान गई थी वो एक तरीके से उसके लिए बस सैक्रिफाइस ही था। जहाँ पर इतना कुछ करने के बावजूद भी कैंजिस जो है वो कुमारा के सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हो, लाइक उसने कुछ भी बुरा नहीं करा है। और वहाँ पर कैंजिस के घमंड को देख के कुमारा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर वो कैंजिस को बोलती है कि तुम जिस जगह के ऊपर खड़े हो वहीं पर ही मैं तुमको मार दूंगी। और ऐसा बोलते टाइम पे कुमारा की जो बॉडी है वो एक तरीके से कांप रही थी। लाइक यहाँ पर कुमारा को कैंजिस से डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन भाई उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसकी बॉडी एक तरीके से उसके कंट्रोल में नहीं थी। और यही से इन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर कैंजिस जो है वो कुमारा के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करने लग जाता है। लाइक यहाँ पर कुमारा का जो फाइटिंग स्टाइल था वो एक तरीके से नो सिक्योर जैसा था। और वहाँ पर कैंजिस जो है वो अपने स्पीड और स्वॉर्ड का यूज करके सबसे पहले अटैक करता है। लाइक यहाँ पर वो कुमारा के रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहा था और यहाँ पर कुमारा जो है वो इजिली इन सारे
अटैक को डॉज कर लेती है। लाइक यहाँ पर जैसा कैंजिस ने सोच के रखा था कि कुमारा की मूवमेंट्स ऐसी होगी, लेकिन यहाँ पर कुमारा की जो मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा फास्ट थी, इसलिए यहाँ पर कैंजिस जो है वो कुमारा के मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर कैंजिस जो है वो अपने अटैक्स और स्पीड को एडजस्ट करके बार बार कुमारा के ऊपर हीट लैंड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुमारा जो है वो हंसते हंसते इन सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी। लाइक यहाँ पर वो दिखा रही थी कि वो स्टार्टिंग से ही इस वाले फाइट के मामले में काफी ज्यादा सीरियस है। और वहाँ पर कैंजिस को समझ में आ जाता है कि उसका जो ओपोनेंट है उसके पास में काफी ज्यादा स्पीड और एजिलिटी है, और इसी वजह से उसका कोई भी अटैक जो है वो कुमारा के ऊपर हीट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर कुमारा की स्पीड और उसकी एबिलिटी को देखकर कैंजिस जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वहीं पर ही वो पावर अप करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर कैंजिस के पास में एक यूनिक स्किल रहती है जिसका नाम रहता है लूटर, और इस स्किल का यूज करके कैंजिस जो है वो किसी भी मरे हुए क्रीचर के डेड बॉडी से एक तरीके से डार्कनेस वाले क्रीचर्स बना सकता है। लाइक ये जो बंदा है वो किसी भी क्रीचर के डेड बॉडी से उसकी स्किल्स को चुरा सकता है, और ऐसे ही करके उसने कुमारा की मदर का एक डार्कनेस वाला क्रीचर बनाया रहता है। लाइक यहाँ पर कैंजिस के पास में कुमारा की मॉम की सारी पावर्स थी, और इन सारी पावर्स का यूज करके कैंजिस जो है वो कुमारा के मॉम के एक इविल वर्जन को समन कर देता है। लाइक यहाँ पर अभी कुमारा के सामने उसकी मॉम खड़ी थी जो कि एक तरीके से पूरी की पूरी डार्कनेस की वजह से इविल बन चुकी थी, और वहीं पर अभी कैंजिस के हाथ में कुमारा की मॉम की पावर्स के आने के बाद में अभी कुमारा की मॉम जो है वो एक तरीके से डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, और अपने आंखों के सामने अपनी मरी हुई मॉम को ऐसा मैनिपुलेट होते देख के कुमारा का जो हार्ट है वो एकदम से टूट जाता है। लाइक यहाँ पर उसको कैंजिस के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि उसने कैसे उसके मॉम को एक तरीके से पूरा का पूरा इविल बना दिया। जहाँ पर कैंजिस जो है वो कुमारा को बोलता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी मॉम के पावर्स का एक तरीके से सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये जो तुम्हारी मॉम की पावर्स है वो एक तरीके से मेरे पास ही ठीक है। लाइक यहाँ पर कुमारा की जो मॉम है वो उनकी पावर्स को कभी भी यूज नहीं कर रही थी, और वहीं पर ही कैंजिस और जो डार्क नाइन टेल है वो एकदम से कुमारा के ऊपर एक हाई स्पीड अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कुमारा के जो नाइन टेल बीस्ट रहते हैं वो एकदम से कुमारा की टेल्स के अंदर वापस चले जाते हैं। और ये वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर कुमारा को भी डिफेंस के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर कैंजिस और डार्क नाइन टेल जो है वो कुमारा के ऊपर एक दो अटैक लैंड तो कर देते हैं, जिसकी वजह से कुमारा को थोड़े बहुत कट्स तो आते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कुमारा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लाइक यहाँ पर कुमारा जो है वो रिवील करती है कि वो स्टार्टिंग से ही इस वाले फाइट के अंदर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और यही से उसको पता चल जाता है कि उसका मुकाबला एक तरीके से उसकी मॉम से हो रहा है। और इसी बात को ध्यान में रख के वहाँ पर कुमारा जो है वो अपनी पूरी की पूरी पावर्स का यूज करने लग जाती है, और वहीं पर ही वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके अपने नाइन टेल फॉक्स वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है। और इस वाले फॉर्म के अंदर कुमारा का जो ऑरा होता है उसका जो मैजिकल एनर्जी रहती है वो एक तरीके से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी के साथ ही उसके जो नाइन टेल है वो अपने आप ही एकदम से मूव कर सकते थे। लाइक यहाँ पर इस वाले फॉर्म के अंदर कुमारा जो है वो मल्टीपल एंगल से अटैक कर सकती थी, जहाँ पर कुमारा की बढ़ती हुई न्यू पावर्स को देख के कैंजिस जो है वो एकदम से रिट्रीट करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर अभी उसको पता नहीं था कि इस वाले फाइट से रिट्रीट करना उसके लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल बन चुका था। और तभी कुमारा की एक टेल जो है वो कैंजिस के पैर को सीधा स्लैश कर देती है, और इसी वजह से कैंजिस जो है वो फाइट के अंदर पहली जैसी मूवमेंट्स नहीं कर सकता था। और इस वाले अटैक के साथ ही कुमारा जो है वो कैंजिस के चेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर से एक पंच मारती है, और ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कैंजिस जो है वो एकदम से हवा में उड़ने लग जाता है, और तभी कुमारा जो है वो हवा के अंदर ही कैंजिस के सामने एकदम से टेलीपोर्ट हो जाती है, और वहाँ पर उसकी जो टेल है वो कैंजिस के हाथ को भी एक स्लैश मार देती है, जिसकी वजह से कैंजिस जो है वो एकदम से अपने हाथ को भी यूज नहीं कर सकता था। और इतनी सारी अटैक्स की वजह से यहाँ पर कैंजिस को अटैकिंग को छोड़ के सीधा डिफेंस के अंदर जाना पड़ता है, और डिफेंस के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर कैंजिस को पता चल जाता है कि अभी उसके पास में कोई भी चॉइस नहीं बची है, और तभी वो वहाँ पर अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने सारी की सारी पावर्स को इकट्ठा करके कुमारा के हार्ट को टारगेट करने का ट्राई करता है। और यहाँ पर उसका प्लान रहता है कि वो एक ही अटैक के अंदर कुमारा के हार्ट को चीर के उसको खत्म कर देगा, और वहाँ पर वो अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठा करके अपनी बॉडी को अपने लिमिट से ज्यादा पुश कर देता है, लेकिन वहाँ पर कुमारा जो है वो इस वाले अटैक को डॉज करने का भी ट्राई नहीं करती है। लाइक यहाँ पर कुमारा जो है वो जानबूझ के कैंजिस को अपने पास आने दे रही थी, और वहाँ पर डार्क नाइन टेल और कैंजिस जो है वो एक साथ कुमारा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुमारा ने अपने एक हाथ से नाइन टेल फॉक्स के क्लॉज को पकड़ के रखा है, और अपने दूसरे हाथ से वहाँ पर कैंजिस के टैगर को पकड़ के रखा है, और इसी के साथ ही कुमारा के जो
जो टेल्स है वो एक तरीके से कैंजिस को हवा के अंदर ही जकड़ के रख देती है, जहाँ पर अभी ना ही डार्क नाइन टेल और ना ही कैंजिस जो है वो कुमारा के पकड़ से वहां से निकल सकता था। और वहीं पर ही कुमारा अपने चेहरे के ऊपर एक कोल्ड स्माइल लेके पॉइंट ब्लैक रेंज के अंदर भाई एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक करती है, जिसकी वजह से जो डार्क नाइन टेल रहती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसी के साथ ही कैंजिस जो है वो ग्राउंड के ऊपर एकदम से क्रैश हो जाता है, जहाँ पर कुमारा इतने ज्यादा क्लोज रेंज के अंदर अटैक करती है कि वहाँ पर भाई उसके मॉम का जो डार्क नाइन टेल वाला फॉर्म रहता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही ये वाला अटैक करते टाइम पे कुमारा जो है वो कैंजिस को अपना नाम बताती है। लाइक यहाँ पर वो कैंजिस को बताना चाहती थी कि उसको रिमुरु समा से नाम मिलने के बाद में अभी वो एक तरीके से उसके मॉम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और वहाँ पर जब कैंजिस को पता चल जाता है कि कुमारा को नाम मिल चुका है तो वहाँ पर भाई कैंजिस एकदम से शॉक में चला जाता है। लाइक यहाँ पर अभी उसको पता चल चुका था कि उसका इस वाले फाइट के अंदर से बच के निकल पाना इम्पॉसिबल बन चुका है। जहाँ पर कैंजिस ग्राउंड के ऊपर पड़ा था वहाँ पर वो पूरा का पूरा हार मान चुका था। और वहाँ पर वो कुमारा की तरफ देखने के बाद में समझ चुका था कि इस वाले फाइट के अंदर उसका तो कोई जीतने का चांस ही नहीं था। और वहाँ पर उसको अपने आखिरी पलों में समझ में आ चुका था कि वो कितना पावरलेस है और शायद से उसने जो पास्ट के अंदर क्राइम्स करे हैं उसकी वजह से उसको ये सजा मिल रही है। और वहाँ पर कैंजिस को इस वाले हालात में देख के कुमारा जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करती है। और वहीं पर ही कुमारा एक फाइनल अटैक के अंदर कैंजिस को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देती है। और यहाँ पर कैंजिस के खत्म होने के बाद में कुमारा का जो रिवेंज है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अपने वेंजेंस को फुलफिल करने के बाद में कुमारा जो है वो बाकी बचे हुए इंपीरियल फोर्सेस के ऊपर अपना ध्यान देती है और एक एक करके सभी को खत्म करना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही रिमुरु के टीम से एपिटो और एडलमैन के टीम के हारने के बाद में अभी कुमारा जो है वो रिमुरु के टीम के लिए एक विक्ट्री हासिल करती है। तो कुमारा और कैंजिस की फाइट खत्म होने के बाद में हमको डंजन के अंदर की आगे की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर कमांडर मिनिट्स एपिटो को हराने के बाद में जीजन को चैलेंज करने के लिए जीजन के बनाए हुए पोर्टल के अंदर चले जाता है। सीन अब जीजन पर शिफ्ट होता है, जो एक इंसेनली पावरफुल वॉरियर और लैबिरिंथ के सबसे स्ट्रॉन्ग गार्डियंस में से एक है। उसकी जेट ब्लैक एक्सोस्केलेटन, जिसे रिमुरु की सेल्स और मैजिस्ट्रील ने एनहांस किया है, उसे एक नियर इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी देती है जो अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी से भरी होती है। लेकिन उसकी रियल पावर सिर्फ उसकी बॉडी नहीं बल्कि उसकी इनसेशेबल बैटल इंस्टिंक्ट्स है। वो कॉम्बैट को एक वर्दिनेस टेस्ट की तरह देखता है और सिर्फ वही लोग उससे फाइट कर सकते हैं जिनमें सच में बैटल स्पिरिट हो। जो कोई भी उसके डोमेन तक पहुंचता है वो खुद को फॉर्चुनेट समझ सकता है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के हाथों ऑनरेबली मरने का प्रिविलेज मिलता है। अब सीन मेजर जनरल मिनिट्स पर शिफ्ट होता है, जो फ्लोर 80 के सबसे नीचे एक रेस्टिंग चेम्बर में एंटर करता है। ये रूम थोड़ा डिमली लिट है, लेकिन इसमें कंफर्टेबल चेयर्स, कुछ फ्रूट और बेवरेजेस रखे हुए हैं। बाकी लैबिरिंथ ट्रैप्स की तरह ये एक डेंजरस प्लेस नहीं लगता, बल्कि एक सेफ जोन की तरह डिजाइन्ड है, जहाँ फाइटर्स मेजर बैटल से पहले थोड़ा रिकवर कर सकते हैं। इस रूम में सबसे आई कैचिंग चीज मैसिव ऑर्नेट डोर है, जो बॉस चेम्बर की ओर ले जाती है। मिनिट्स को जल्दी एहसास होता है कि वो यहाँ अलोन नहीं है। यहाँ पहले से ही 3 सर्वाइवर्स मौजूद है। जैसे ही वो क्लोजर आता है, उनमें से एक कृष्ण उसे पहचान लेता है और इंट्रोड्यूसेस। कृष्ण इंपीरियल गार्डियंस में रैंक 17, बजान इंपीरियल गार्डियंस में रैंक 35, रेहा इंपीरियल गार्डियंस में रैंक 94। मिनिट्स को जल्दी समझ आ जाता है कि ये तीनों सिर्फ सोल्जर्स नहीं है, बल्कि उन्हें एम्पायर की बैटल ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए भेजा गया था। लेकिन फिलहाल रैंक्स और पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। सर्वाइवल इस समय प्रायोरिटी है। कृष्ण एक्सप्लेन करता है कि उनकी 96 मेंबर एलिट स्क्वाड को व्हाइट किंग, एक पावरफुल अनडेड रूलर और उसके अनडेड नाइट गार्डियन से लड़ने के लिए भेजा गया था। लेकिन भले ही उनकी स्क्वाड एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से थी, सिर्फ 3 ही बच सके। मिनिट्स ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने इंपीरियल आर्मी को हमेशा अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह देखा था। अगर इतने पावरफुल फाइटर्स इतनी आसानी से अन्नाइलेट हो गए, तो लैबिरिंथ में मौजूद मॉन्स्टर्स कितने डेंजरस होंगे। बजान फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, हम किसी नॉर्मल एनिमी से नहीं लड़ रहे थे, हमने एक अनडेड ड्रैगन, एक अनडेड स्वॉर्ड मास्टर और खुद किंग ऑफ द डेड के खिलाफ फाइट की। मिनिट्स इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है और समझ जाता है कि उनकी सिचुएशन बेहद डेंजरस हो चुकी है। कृष्ण पूछता है कि मिनिट्स इस चेम्बर तक कैसे पहुंचा। मिनिट्स बताता है कि उसे आर्मी वॉस्प्स के एक स्वार्म से लड़ना पड़ा, जिसमें उनकी क्वीन वॉस्प भी थी, जो अब मैजिक बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। आर्मी वॉस्प्स को दुनिया के डेडलीस्ट मॉन्स्टर्स में गिना जाता है, इतने डेंजरस कि पब्लिक को इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि मिलिट्री उन्हें फैलने से पहले ही खत्म कर देती है। यहाँ तक कि क्वीन वॉस्प, जो
अब मैजिक बॉर्न एबिलिटीज रखती थी, एक लो टियर डीमन लॉर्ड के लेवल की थी। फिर भी मिनिट्स ने अपने इंजरीज के बावजूद अकेले पूरे स्वार्म और क्वीन वॉस्प को डिफीट कर दिया। कृष्ण इस अचीवमेंट से डीपली इम्प्रेस्ड होता है। जब वो मिनिट्स को क्लोजर से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सीरियसली वुंडेड है। उसके चेस्ट में एक बड़ा होल है, जो इस बात का प्रूफ है कि उसकी बैटल कितनी इंटेंस थी। रेहा मिनिट्स की कंडीशन को लेकर कंसर्न दिखाती है, लेकिन मिनिट्स कहता है कि उसने पोशंस से खुद को हील कर लिया है और उसे बस रेस्ट की जरूरत है। अब चारों सर्वाइवर्स आपस में डिस्कशन करते हैं और एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन पर पहुंचते हैं। 1. लैबिरिंथ स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। 2. उनकी पुरानी इंटेलिजेंस अब यूजलेस हो चुकी है। 3. एस्केप राउट पूरी तरह अननोन है। 4. लैबिरिंथ का असली गोल सिर्फ उन्हें थकाना नहीं बल्कि मास स्लॉटर करना है। बजान सवाल करता है, अगर रिमुरु हमें सिर्फ वेयर डाउन करना चाहता तो उसने हमें पहले फ्लोर से क्यों नहीं भेजा? मिनिट्स का आंसर चिलिंग था। मैजिक ब्रेसलेट पहनने वालों को रिवाइव होने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर ये रूल मॉन्स्टर्स पर भी लागू होता तो इसका मतलब है कि मॉन्स्टर्स भी रिवाइव हो रहे हैं और इसलिए रिमुरु ने मास नंबर में सोल्जर्स को एक साथ अंदर भेजा ताकि उन्हें मैक्सिमम कैजुअलिटीज मिले। मिनिट्स पहले ही लॉर्ड कैलिगुलियो को इस लैबिरिंथ के डेंजर के बारे में वार्न कर चुका था, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। अब उनका 500,000 आर्मी डेथ ट्रैप में फंस चुका था। रेहा अब मैसिव डोर की ओर इशारा करता है। ये नोटिस करता है कि ये सील्ड है, लेकिन इसके ऊपर एक काउंटडाउन टाइमर लगा है। टाइमर 200 दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि डोर खुलने में अभी 3.5 घंटे बाकी है। मिनिट्स को अनईजी फीलिंग आती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। डीमन लॉर्ड रिमुरु उन्हें रिकवरी टाइम दे रहा था। इसका मतलब वो 100% कॉन्फिडेंट था कि वो उन्हें इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। जीजन का सामना, द फाइनल बैटल बिगिंस। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, मैसिव डोर खुल जाता है। ग्रुप अंदर स्टेप करता है और अचानक गहरे अंधेरे में घिर जाता है। रेहा तुरंत रिएक्ट करता है और फ्लो वाइड लाइट स्पेल कास्ट करता है, जिससे पूरा अरीना इल्यूमिनेट हो जाता है। अब जो सीन रिवील होता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। चारों तरफ इंपीरियल सोल्जर्स की लाशें बिखरी हुई है। सबसे ऊंचे लाशों के ढेर के ऊपर एक अकेला फिगर बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा है। मिनिट्स उसकी इमेंस पावर को महसूस करता है और सोचता है कि शायद यही रिमुरु है और पूछता है, आर यू द डीमन लॉर्ड रिमुरु? ये मिस्टेक जीजन को फ्यूरियस कर देती है। यू डेयर मिस्टेक द लाइक्स ऑफ माई सेल्फ फॉर सर रिमुरु, द ग्रेटेस्ट ऑफ डीमन लॉर्ड्स। जीजन के लिए ये बहुत बड़ा इंसल्ट था कि उसे रिमुरुस्मा के बराबर समझ लिया गया। उसकी वॉइस गुस्से से ट्रेम्बल करने लगी और उसकी ऑरा इतनी हैवी हो गई कि हवा तक भारी महसूस होने लगी। यू डेयर मिस्टेक द लाइक्स ऑफ माई सेल्फ फॉर सर रिमुरु, द ग्रेटेस्ट ऑफ डीमन लॉर्ड्स। उसके वर्ड से साफ था कि रिमुरु के सामने उसकी कंपैरिजन करना उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। इसके बाद जीजन ने क्लियर कट चैलेंज दिया, देयर इज ओनली वन वे फॉर यू टू सर्वाइव, बाय बीटिंग मी। थ्रो योर वेरी लाइव्स इनटू दिस फाइट एंड रेजिस्ट मी विद एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग। इसमें ना कोई मॉकरी थी, ना एरोगेंस, बस एक एब्सोल्यूट रियलिटी थी। मिनिट्स और उसकी स्क्वाड ने समझ लिया कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उन्हें अलाइव बाहर निकलना है तो उन्हें फुल पावर के साथ जीजन से फाइट करनी होगी। मिनिट्स ने अपनी टीम को कमांड दिया, टाइम टू गो ऑल आउट। कृष्ण, बजान और रेहा बिना किसी हेजिटेशन के रिस्पॉन्स करते हैं और ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिनिट्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड सेंट, ने लीड लिया। कृष्ण, एक एलीट नाइट जो पावरफुल डायमेंशन कटर वील्ड करता है, स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। रेहा, एक टॉप टियर सॉर्सरेस, फॉरबिडन मैजिक का जाप करना शुरू करती है। बजान, जो एम्पायर का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, सबसे पहले मूव करता है। वो इम्पॉसिबल स्पीड से कूदता है और एक पावरफुल पाम स्ट्राइक जीजन के सीने पर मारता है। उसका हमला बैटल ऑरा से रीइंफोर्स होता है, जो मैजिकल बैरियर्स को भी तोड़ सकता है। बजान, लो मॉन्स्टर, हेवेंस पाम स्ट्राइक। उसका हाथ कनेक्ट होता है, लेकिन वो शैटर हो जाता है। बजान, क्या क्रैक डॉट। बजान चिल्लाते हुए दर्द में अपनी पूरी बाह को पल्प होते हुए महसूस करता है। जीजन, पैथेटिक। बिना हेजिटेशन के जीजन एक बैकहैंडेड स्लैप देता है और बजान को लैबिरिंथ की दीवारों में फेंक देता है। उसका शरीर लुढ़कता है और वो मर चुका होता है। मिनिट्स, शॉक्ड बजान, एक ही हिट में मारा गया, इम्पॉसिबल। कृष्ण, बजान की इंस्टेंट डेथ देखकर डेंस हिज टीथ और अपना ट्रम्प कार्ड अनलीश करता है। कृष्ण डायमेंशन कटर, एक डार्क वॉइड हवा में कटता हुआ जीजन की ओर बढ़ता है। ये हमला न तो रोका जा सकता है क्योंकि ये फिजिकल और मैजिकल डिफेंस को बाईपास करता है,
है और खुद स्पेस को काटता है। पहली बार इंपीरियल वॉरियर्स देखते हैं ज़ीजन को स्मर्क करते हुए। ज़ीजन वीक। कृष्ण का डायमेंशन कटर उससे टकराने से पहले ज़ीजन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, डिस्टॉर्शन फील्ड, एब्सोल्यूट डिफेंस। एक पल में ज़ीजन के आसपास का स्पेस वॉर्प हो जाता है। कृष्ण का हमला कुछ भी नहीं रह जाता। कृष्ण डब्ल्यू वॉर कैसे? ज़ीजन कृष्ण के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसकी गर्दन को एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप से पकड़ लेता है। ज़ीजन, तुम अपनी एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हो। सिर्फ एक स्क्वीज में कृष्ण का सिर टूट जाता है जैसे कांच। रेहा अब आखिरी उम्मीद के रूप में चांटिंग करती है एक शक्तिशाली फॉरबिडन स्पेल। उसके हाथ कांपते हैं जैसे ही वो हेलफायर का एक विशाल विस्फोट फैलाती है। रेहा कैटेक्लिज्मल फ्लेम। लैबिरिंथ हिलता है जैसे ही एक विशाल विस्फोट ज़ीजन को सन से भी ज्यादा गर्म हेलफायर में घेर लेता है। मिनिट्स अपनी सांस रोककर उम्मीद करता है कि ये सही होगा। रेहा, क्या ये काम कर गया? जैसे ही धुआं साफ होता है, ज़ीजन बिना किसी नुकसान के खड़ा होता है। उसके शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं है। ज़ीजन फायर, मेरे खिलाफ? मूर्ख हो। सिर्फ एक हाथ का इशारा करते ही आग गायब हो जाती है। रेहा शॉक में नहीं हो सकता है। कुछ ही पलों में ज़ीजन का पंजा उसकी छाती को छेद देता है और वो तुरंत मर जाती है। मिनिट्स, जो अब बचा हुआ अकेला योद्धा है, घुटनों के बल गिरता है। मिनिट्स, ये सच नहीं हो सकता। ज़ीजन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। मिनिट्स हिल नहीं सकता। उसका शरीर डर से जकड़ा हुआ है। ज़ीजन, तुम मेरे समय के लायक नहीं थे। सिर्फ एक फिंगर फ्लिक में मिनिट्स का सिर फट जाता है। रिमुरु, बेनिमरु और डायब्लो लड़ाई को एक मैजिकल प्रोजेक्शन के जरिए देख रहे हैं। रिमुरु को बस स्पीचलेस छोड़ दिया गया है। रिमुरु ज़ीजन ने ये सब किया। इवन डायब्लो, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिमोर्डियल डीमन है, इम्प्रेस्ड है। डायब्लो स्माइलिंग, ओ माय, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर निकला। बेनिमरु मुस्कुराता है लेकिन डेंजर को समझता है। बेनिमरु, ज़ीजन डरावना है। अगर उसने कभी हमारे खिलाफ मोड़ लिया तो। तभी रैफेल की आवाज रिमुरु के दिमाग में गूंजती है। रैफेल मास्टर, ज़ीजन का एवोल्यूशन कोई संयोग नहीं था। मैंने उसकी एबिलिटीज को ऑप्टिमाइज किया ताकि वह एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन सके। रिमुरु की आंखें चौड़ी हो जाती है जैसे उसे समझ में आ जाता है। रिमुरु थिंकिंग, क्या इसका मतलब ये है ज़ीजन अब डायब्लो से भी ज्यादा ताकतवर है? डायब्लो रिमुरु के विचारों को समझते हुए नर्वसली हंसता है। डायब्लो लगता है मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। डायब्लो, जो हमेशा दूसरों की परेशानी को एंजॉय करता है, हल्का हंसता है और अपनी एनालिसिस देता है। डायब्लो वंस खुद ज़ीजन से फाइट कर चुका है और उसे ज़ीजन एक एक्सट्रीमली डेंजरस अपोनेंट लगा। वो एक्सेप्ट करता है कि ज़ीजन को डीमंस पर नेचुरल एडवांटेज मिला हुआ है। वो ऑलमोस्ट ऑल बेस लेवल मैजिक को रेजिस्ट कर सकता है। वो सोचकर कहता है, आई माइट हैव इवन लॉस्ट माई सेल्फ इफ आई वॉजंट पेइंग अटेंशन। हालांकि डायब्लो अपनी यूजुअल स्मग एटीट्यूड में वापस आ जाता है और मजाक में कहता है, यू आर नॉट ट्रूली डिफीटेड अंटिल यू एडमिट डिफीट। डायब्लो ये भी रिवील करता है कि टेस्टरोसा और उसकी डेमोनिस स्क्वाड ने भी ज़ीजन को चैलेंज किया था। अब तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया। ये प्रूफ है कि ज़ीजन की ताकत इनसेन लेवल पर है, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स के बीच भी। डायब्लो को ये देखना पसंद है कि कैसे टेस्टरोसा बार बार हारती है, क्योंकि वो हर बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। इस बैटल को देखने के बाद रिमुरु रियलाइजेशन पर पहुंचता है। ज़ीजन की ट्रू स्ट्रेंथ अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। रिमुरु एक्नॉलेज करता है कि ज़ीजन शायद उन मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक है जो एवर एग्जिस्टेड है। अगर वो डायब्लो, टेस्टरोसा और बेनिमरु जैसे फाइटर से भी इक्वल या स्ट्रॉन्गर है, तो इसका मतलब है कि उसकी पावर बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इस बैटल ने प्रूव कर दिया कि ज़ीजन टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है और 10 डंजन मार्वल्स में से सबसे डेंजरस है। मिनिट्स और उसकी एलीट टीम, जो एम्पायर के टॉप वॉरियर्स में से थे, कंप्लीटली हेल्पलेस साबित हुए। उसकी ओवरवेलमिंग पावर रिमुरु के टॉप जनरल्स तक को इंटिमिडेट कर रही थी। अगर बेनिमरु, डायब्लो और टेस्टरोसा भी उसे हरा नहीं पाए, तो ये क्लियर है कि वो एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। ये फाइट सिर्फ पावर टेस्ट नहीं थी, ये ज़ीजन की सुप्रीमेसी शोकेस थी। ये प्रूव करने के लिए कि वो हर चैलेंजर से कई गुना ऊपर खड़ा है।